बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में रेखा अपने पति अमित और दो छोटे बच्चे काव्या और राहुल के साथ रहती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां लाकर बेचा करते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। एक दिन हमेशा की तरह अमित और रेखा जंगल जाते हैं लकड़ियां लेने के लिए। तभी बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से पेड़ आपस में टकराकर गिरना शुरू हो जाते हैं और एक पेड़ अमित के ऊपर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। और दूसरा पेड़ रेखा की टांग पर गिरता है, जिसकी वजह से उसके बहुत खून निकलता है। रेखा अमित की मृत्यु के बाद बहुत रोती है। अमित, अपनी आंखें खोलो, घर पर हमारे दो बच्चे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखो, मुझे और हमारे बच्चों को इस तरह से छोड़कर मत जाओ। हमारे बच्चे तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी? उनके पिता उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। नहीं अमित, तुम हमारे साथ ऐसा तो मत करो। कृपया करके अपनी आंखें खोलो। अमित, अपनी आंखें खोलो। ऐसा कहकर रेखा बहुत रो रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह रेखा से कहती है, बेटा, तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं और अभी तुम्हें अपना ख्याल रखना है। तुम्हारे पैर से बहुत खून निकल रहा है। जाओ, अपने घर जाओ और अपना ख्याल रखो। तुम्हें अपने दोनों बच्चों को भी संभालना है। रेखा उस बूढ़ी औरत की बात समझ जाती है और वह कुछ समय बाद घर चली जाती है। घर जाने के बाद काव्या और राहुल अपनी माँ की ये हालत देखकर घबरा जाते हैं। तभी काव्या अपनी माँ से कहती है, माँ, यह आपको क्या हो गया? आप व्हील चेयर पर क्यों बैठी हैं? अच्छा, आपके पैर में चोट लगी है इसलिए। माँ, पिताजी कहाँ हैं? इतना तेज तूफान आ गया था, हम दोनों तो घबरा ही गए थे, कहीं आप दोनों को कुछ ना हो जाए। माँ, आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? बस रोती जा रही हैं। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, पिताजी कहाँ हैं? माँ। काव्या, राहुल, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे पिताजी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मैं भी किसी काबिल नहीं बची। एक बूढ़ी औरत ने यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की है। अब तो मैं अपने पैरों से चल भी नहीं सकती। तुम्हारे पिता का अभी अंतिम संस्कार कर ही आ रही हूँ। तेज तूफान की वजह से पेड़ गिरना शुरू हो गए। एक पेड़ से तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए, दूसरे पेड़ ने मेरे पैर ले लिए। अब मैं तुम दोनों का पालन पोषण कैसे करूँगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माँ, आप हमेशा कहती थी ना, हमारे दादा दादी का घर बहुत बड़ा है और वहाँ पर चाचा चाची, उनके बच्चे सभी रहते हैं, तो हम वहाँ जाएंगे। आखिर वहाँ हमारा भी तो घर है, उसमें हमारा भी तो हिस्सा है। तो बस आप चिंता क्यों करती हैं? हम वहीं जाएंगे। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे पिताजी और मैंने पसंद से शादी की थी, उसी समय उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था। रेखा अपने दोनों बच्चों के साथ बातें कर ही रही थी। तभी अचानक तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है और इतनी तेज बारिश होती है कि रेखा की झोपड़ी के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, सामान बहना शुरू हो जाता है। यह देखकर रेखा और घबरा जाती है कि वह कहाँ जाएगी। जब रेखा को कोई और सहारा नजर नहीं आता तो वह अपने ससुराल जाने का फैसला करती है। रेखा अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी ससुराल पहुंच जाती है और वहां जाकर अपनी सास को अपनी आप बीती बताती है। तभी रेखा की सास रेखा से कहती है, क्यों करमजली, पहले तो तूने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया और उसके बाद जब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो तू अपना हिस्सा लेने इस घर में आ गई। तो जैसी अपाहिज औरत और तेरे दोनों बच्चों को इस घर में जगह नहीं मिलेगी। चली जा यहाँ से। पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब क्या तू हमें खाने आई है? निकल जा यहाँ से, तुझे इस घर में थोड़ी भी जगह नहीं मिलेगी। सासू माँ, हमें अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए जगह दे दो। मैं अपाहिज हूँ, मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊंगी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जब तक बाढ़ का खतरा टल नहीं जाता तब तक आप हमें अपने घर में रहने की अनुमति दे दीजिए ना। मेरे दोनों छोटे बच्चे के ऊपर थोड़ा सा तो रहम करो। आखिर ये तुम्हारे भी पोता पोती हैं, इनके ऊपर इतना तो जुल्म मत करो। ना मैं तुझ पर और न तेरे इन दोनों छोटे बच्चे के ऊपर कोई रहम करूंगी। निकल जाए यहाँ से। और मैंने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा जो मैं तुम्हें अपने घर में रहने की अनुमति दूं। जाओ यहाँ से, बाढ़ में डूबकर मर जाओ। ऐसा कहकर रेखा की सास अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। रेखा इतनी तेज बारिश में अपने दोनों बच्चों के साथ कहीं रहने का आसरा ढूंढ रही थी। तभी वह अपने दोनों बच्चों से कहती है,
अब तो ऐसा लगता है पहाड़ी पर जाकर ही रहना होगा, क्योंकि यहाँ तो कहीं रहने की कोई जगह नजर नहीं आ रही। जिनके पक्के और अच्छे मकान हैं, वह अपनी छतों पर रह रहे हैं। हम यहाँ झोपड़ी डालकर भी नहीं रह सकते, सिर्फ एक पहाड़ी पर जाने का ही आसरा है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, पहाड़ी पर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर हम अपना जीवन कैसे बिताते हैं। और वैसे भी जो ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर रेखा अपने दोनों बच्चों के साथ पहाड़ी पर चली जाती है और वहां जाकर रेखा और उसके दोनों बच्चे देखते हैं तो चारों तरफ फल के पेड़ लगे हैं, बांस के पेड़ लगे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। तभी काव्या अपनी माँ से कहती है, माँ पहाड़ी पर तो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हमें खाने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर कितने सारे फल के पेड़ हैं, हम जब तक चाहें यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। बहुत समय बाद हम फल खाएंगे। हाँ बेटा, वो तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं। हम इस तरह से खुले में नहीं रह सकते। हमें रहने के लिए एक झोपड़ी की आवश्यकता है, इसलिए हमें लकड़ियाँ चाहिए। माँ वह देखिए सामने जो पेड़ है कितना छोटा है, इस पर लकड़ियाँ भी बहुत ज्यादा हैं। चलिए उसे काटकर अपने लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। नहीं राहुल बेटा, हम किसी पेड़ को नहीं काटेंगे। वह भी हमारी तरह सांस लेते हैं और उनकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए बेटा। अगर हम इस तरह से पेड़ काटते रहे तो एक दिन हमारा जीवन बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। मगर माँ, जंगल से लकड़ियाँ लाकर आप भी तो बेचा करती थी, फिर आज आप गलत क्यों बता रही हैं? बेटा तुम्हें पता है, हमारे ही पड़ोस में राम प्रकाश जी रहते थे। वह भी हमारी तरह गरीब थे, लेकिन एक दिन वह कितने अमीर हो गए सिर्फ इस वजह से कि वह पेड़ काटकर लकड़ियाँ बेचा करते थे और हम गरीब के गरीब रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता और मैंने कभी आज तक एक पेड़ नहीं काटा। हम सिर्फ जंगल से वही लकड़ियाँ लेकर आते थे जो जंगल में पेड़ से खुद गिरकर टूट जाया करती थी। अब समझ में आया कि हमने कभी भी एक भी पेड़ नहीं काटा, सिर्फ इस वजह से कि पेड़ की वजह से हम सांस ले पाते हैं। हाँ माँ, हम दोनों भाई बहन बहुत अच्छी तरह से समझ गए। अब हम कभी पेड़ नहीं काटेंगे। माँ देखिए सामने बहुत लकड़ी पड़ी है, चलिए उन्हें उठाकर अपने लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। राहुल और काव्या दोनों भाई बहन लकड़ियाँ उठाते हैं और झोपड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे झोपड़ी नहीं बन पाती। तभी वहाँ पर बहुत खतरनाक जंगली भालू आ जाता है, जिसे देखकर दोनों भाई बहन बहुत घबरा जाते हैं। माँ, ये जंगली भालू तो हमारी ही तरफ आ रहा है और अभी तो हमारी झोपड़ी भी नहीं बन पाई। माँ हम कहाँ जाएंगे? कहीं जंगली भालू हमें खा ना जाए। माँ बहुत डर लग रहा है। जंगली भालू को देखकर दोनों भाई बहन बहुत डर रहे थे। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है और वह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि जादुई बांस के पेड़ से आ रही थी। वह रेखा से कहता है, रेखा तुम बहुत अच्छी हो, तुमने आज तक कभी कोई पेड़ नहीं काटा और तुम अपने बच्चों को भी ऐसी ही सीख दे रही हो। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं एक जादुई बांस का पेड़ हूँ और तुम्हारी अच्छाई देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? जादुई बांस का पेड़? नहीं नहीं, तुम सपना नहीं देख रही। जंगली भालू भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। बस तुम आंखें बंद करो, तभी तुम्हारे सामने बहुत सारे जादुई बांस आ जाएंगे और जैसा भी घर तुम सोचोगी वैसा घर तुम्हारा बन जाएगा। जादुई बांस की बातें सुनकर रेखा बहुत खुश हो जाती है और वह जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो वहाँ पर बहुत सुंदर जादुई बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर रेखा और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और रेखा जादुई बांस के पेड़ को धन्यवाद कहती है। रेखा, राहुल और काव्या जादुई बांस के घर के अंदर जाते हैं तो वह अंदर से बिल्कुल एक महल की तरह था। वहाँ हर तरह की चीज थी। यह देखकर रेखा और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वह पेट भरकर खाना खाते हैं। कुछ समय बाद रेखा बाहर देखती है तो बहुत सारे लोग खड़े हैं। वह आपस में बातें कर रहे थे। हमारे गांव में तो पूरी तरह से बाढ़ आ चुकी है। पहाड़ी पर आने के अलावा हमारे पास तो कोई और चारा नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम कैसे रहेंगे? अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ रही है। अब हम क्या करें? तभी रेखा उन लोगों के पास जाती है और उनसे कहती है, सुनो, अगर आप लोग चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो। मेरा घर बहुत बड़ा है, आप लोग आराम से रह सकते हैं जब तक आप लोगों का दिल चाहे तब तक।
रेखा की बातें सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और वह रेखा के जादुई बांस के घर में चले जाते हैं और वहां जाकर रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी पहाड़ी पर रेखा का भी ससुराल आ जाता है। उनका भी घर पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका था, इसलिए वह भी अपनी जान बचाने पहाड़ी पर ही आए थे। वह रेखा और उसके दोनों बच्चों को लोगों की मदद करते देखते हैं। तभी रेखा की सास कहती है, अरे ये तो हमारी बहू रेखा है, ये तो लोगों की मदद कर रही है, अपने घर में रहने की जगह दे रही है। हम तो उसके ससुराल वाले हैं, ये तो हमारी मदद जरूर करेगी। चलो चलते हैं, हम इसके घर में रहने की जगह मांगते हैं। ऐसा कहकर रेखा की सास रेखा के पास जाती है और उससे कहती है, बहू हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो, हमें अपने घर में रहने की जगह दे दो। नहीं माँ, आप इन्हें अपने घर में रहने की जगह मत देना। इन्होंने हमें भी तो अपने घर से धक्के मारकर निकाला था, अब हम इन्हें अपने घर में जगह क्यों दें? इन्होंने हमारी मदद नहीं की, हम इनकी मदद नहीं करेंगे। नहीं काव्या बेटा, हम इनकी मदद जरूर करेंगे। अगर कोई हमारी मदद नहीं करता तो जरूरी नहीं हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। उसके कर्म उसके साथ हैं और हमारे कर्म हमारे साथ हैं। हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही करना चाहिए, भले ही उसने हमारे साथ गलत क्यों न करा हो। माँ जी अंदर आ जाइए और आप सब लोग भी अंदर आ जाइए। रेखा सभी को अंदर बुलाती है। तभी रेखा की सास को जादुई बांस का घर उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वह बाढ़ के पानी में बह जाती है और रेखा के ससुराल वाले जादुई बांस के घर के अंदर चले जाते हैं। रेखा की सास को उसके के की सजा मिल जाती है और रेखा इसी तरह अपने जादुई बांस के घर की मदद से लोगों की मदद करती है और खुद भी अपने बच्चों के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में एक बहू नैना रहा करती थी। नैना स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन नैना थोड़ी सांवली थी और उसके चेहरे पर कुछ निशान थे, जिस वजह से नैना को अपने ससुराल में बिल्कुल भी प्यार नहीं मिलता था। हमेशा उसे बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। नैना की एक ननद थी संजना। संजना हमेशा नैना को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। एक दिन संजना की कुछ फ्रेंड उससे मिलने घर आती हैं। तभी नैना उन सभी के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती है। नैना को देखते ही संजना की सभी फ्रेंड्स जोर जोर से हंसने लगती हैं और वह तभी कहती हैं, अरे यार संजना, यह काली कलूटी कौन है? वैसे तो तू कॉलेज में बड़ी बनती फिरती थी, अपने आसपास काले और बदसूरत लोगों को भटकने भी नहीं देती थी, फिर यह इतनी काली कलूटी तेरे घर में क्या कर रही है? अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये कहीं तेरी काली कलूटी बदसूरत दूसरी भाभी तो नहीं है? हाँ सपना, तुमने बिल्कुल सही समझा, ये संजना की नई भाभी है। ऐसी काली कलूटी चेहरे पे निशान वाली बदसूरत। अगर संजना तुम अपने भाई की दूसरी शादी कर ही रही थी तो अपनी पहली भाभी की तरह सुंदर तो लेकर आती। वो कितनी ज्यादा गोरी चिट्टी थी, कम से कम इतनी बदसूरत भाभी तो मत लेकर आती। मगर ये तो बहुत सारा दहेज लेकर आई है ना। कल जो तुम कॉलेज में सोने की चैन पहन कर आई थी वो भी तुम्हारी भाभी लेकर आई है ना। शायद तुमने दहेज के लालच में अपने भाई की किस्मत फोड़ दी। इस तरह से संजना की सभी फ्रेंड्स हंस रही थी। संजना को अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस होती है और वह गुस्से में लाल अपनी सभी फ्रेंड्स के सामने नैना को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि अपनी काली शक्ल लेकर बाहर मत आया करो। अगर आपने नाश्ता तैयार कर ही दिया था तो आप मुझे बुला लेती, कम से कम आपके आने से मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। काली शक्ल लेकर कहीं भी चली जाती हैं, जैसे इस काली कलूटी शक्ल को देखने के लिए सब तड़प रहे हो। अब जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों में मेरी नाक ही कट गई। बेचारी नैना चुपचाप संजना की खरी खोटी बातें सुन रही थी और नैना आंखों में आंसू लेकर वहाँ से आ जाती है। यह सिर्फ आज की बात नहीं थी, हमेशा नैना के साथ ऐसा ही होता था। नैना को हमेशा अपने काले रंग की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन संजना को देखने लड़के वाले आने वाले थे। तभी नैना की सास कमला नैना के पास जाती है और उससे कहती है, सुन मनहूस काली कलूटी, तेरी वजह से मेरी बच्ची के रिश्ते में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। पिछली बार जब तू उसके दोस्तों के सामने गई थी तो मेरी बच्ची की बहुत बेइज्जती हुई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के ससुराल वालों के सामने हमारी थोड़ी भी बेइज्जती हो। इसलिए पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर घर का सारा काम खत्म कर बाहर चली जाना और तब तक घर में मेहमान है, तब तक घर में आने की जरूरत नहीं है। तुझे देखकर उन्हें लगेगा कि हमने दहेज के लालच में आकर तो जैसी काली कलूटी निशान वाली बदसूरत लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। चल अब घर के काम खत्म कर मनहूस।
मम्मी जी, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? आपको तो पहले ही पता था कि मैं काली हूँ, मेरे चेहरे पर निशान है, फिर आपने मुझे अपने घर की बहू क्यों बनाया? मुझे मत बनाती। जैसी बहू आपकी पहली थी गोरी चिट्टी, वैसी ही बहू ढूंढ कर लेकर आ जाती। आपके बेटे भी मुझसे नाराज रहते हैं, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाते रहते हैं। आप भी मुझसे प्यार नहीं करती। क्या आप मुझे अपने घर की नौकरानी बना के लेकर आई थी? मैं इस घर की बहू हूँ। आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत किया करें, मुझे बहुत दुख होता है। अब मैं जैसी भी हूँ आपकी बहू हूँ, बदल तो नहीं जाऊंगी। अरे वाह काली कलौटी, तू तो बहुत जल्दी भूल गई कि मैंने तुझे अपने घर की बहू क्यों बनाया। चल मैं तुझे बता देती हूँ। एक तो फ्री में मुझे नौकरानी मिल गई, मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं। दूसरी बात, तेरे बाप ने मुझे इतना सारा दहेज दिया था जिस वजह से हम ऐश कर रहे हैं, वरना क्या तूने मुझे पागल समझा है? तो जैसी काली कलौटी बस सूरत को अपने घर की बहू बनाती। चल अब अगर तेरा ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो घर के सारे काम खत्म कर, मेहमान आने ही वाले होंगे। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ बेचारी नैना पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करती है, अच्छे अच्छे पकवान तैयार करती है और उसके बाद जैसे ही लड़के वाले आने वाले होते हैं घर से बाहर चली जाती है और एक गार्डन में जाकर बहुत रोती है। अगर आज मैं सुंदर होती तो इस तरह से घर से बाहर नहीं होती, घर की खुशियों में शामिल होती, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। बचपन से ससुराल तक का सफर मेरा बहुत कठिनाई वाला गुजरा है। हमेशा लोगों के ताने, खरी खोटी बातें सुनकर ही बड़ी हुई हूँ। कितनी बदसूरत है, इसके चेहरे पर तो निशान है, अरे ये तो कितनी काली है, यह सुनकर बड़ी हुई हूँ। क्या इस दुनिया में सुंदरता ही सब कुछ है? हम जैसे इंसानों को जीने का कोई हक नहीं। हम क्या सिर्फ हमेशा लोगों की खरी खोटी बातें, ताने बस यही सुनते रहेंगे? हमें खुश रहने का कोई हक नहीं। काश ऊपर वाला मुझे भी थोड़ा रंग रूप दे देता तो मैं लोगों के ताने नहीं सुनती, अपने ससुराल में खुश रहती और मुझे भी मेरे पति का प्यार मिलता। लेकिन हम जैसी बदसूरत लड़कियों को ऐसी किस्मत कहाँ? उनकी किस्मत में तो सिर्फ दुत्कार, दर्द, परेशानी, लोगों के ताने यही लिखे होते। ऐसा कहकर नैना बहुत रो रही थी। तभी नैना को किसी और की भी रोने की आवाज आती है जो बहुत जोर जोर से आ रही थी। नैना उस आवाज का पीछा करती है तो उस गार्डन के पीछे एक घना जंगल था। वह आवाज वहाँ से आ रही थी और उस घने जंगल में एक गुफा थी जिसके अंदर बूढ़ी औरतें थी और वह जोर जोर से रो रही थी। नैना अंदर जाकर उनसे पूछती है, अरे यहाँ पर तो इतनी सारी बूढ़ी अम्मा है, अरे आप सभी लोग क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? आप लोगों को क्या परेशानी है? बेटा, हम बुढ़िया नहीं हैं, हम तो परी लोग की सबसे ज्यादा सुंदर परियां हैं, लेकिन हमें एक जादूगरनी ने ऐसा बना दिया और उस जादूगरनी ने हम सभी की सुंदरता एक जादुई लिपस्टिक के अंदर कैद की है और वह जादुई लिपस्टिक बादलों में है और बादलों से जादुई लिपस्टिक लाना आसान नहीं है क्योंकि बादलों में 2 जादुई लिपस्टिक है और एक बार तुमने जिसे भी छू लिया बस तुम उसे ही लेकर आ सकती हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि जादुई असली लिपस्टिक कौन सी है जिसमें हमारी सुंदरता है? अगर कल तक हम परी लोग वापस नहीं गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बेटा, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हम बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हैं। हाँ अम्मा जी, मैं आप लोगों की मदद जरूर करना चाहूंगी, लेकिन मैं बादलों में कैसे जाऊंगी? नैना के इतना कहते ही तभी एक बूढ़ी औरत चुटकी बजाती है। बादलों में जाने के लिए सीढ़ियां बना देती है। नैना उन सीढ़ियों की मदद से बादलों में पहुंच जाती है और तभी उसे जादुई 2 लिपस्टिक नजर आती हैं। तभी एक जादुई लिपस्टिक से आवाज आती है, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। देखो, अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे अपने साथ लेकर चलो। मैं ही असली जादुई लिपस्टिक हूँ, मेरे अंदर ही उन सभी परियों की सुंदरता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ इन सब में तुम्हारा क्या फायदा? तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम यह जादुई लिपस्टिक ले जाकर उन सभी परियों को दे दोगी, मगर तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर जाती हो और उन परियों को मुझे नहीं देती तो तुम्हें मुझे लगाने का एक मौका मिलेगा और उन सभी परियों की सुंदरता तुम्हें मिल जाएगी। तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाओगी। जल्दी जल्दी मुझे अपने साथ लेकर चलो। नहीं नहीं नैना, ये भ्रम है, धोखा है। जादुई असली लिपस्टिक मैं हूँ। जादूगरनी ने इसे लोगों को गुमराह करने के लिए रखा है। तो मुझे हाथ लगाओ, मुझे अपने साथ लेके चलो। मैं ही असली जादुई लिपस्टिक हूँ।
मेरी बात का भरोसा करो। नैना कुछ समय के लिए दुविधा में फंस जाती है कि असली जादू लिपस्टिक कौन सी है। तभी वह अपनी आंखें बंद करती है और वह फैसला कर लेती है कि असली जादू लिपस्टिक कौन सी है। तभी वह दूसरी जादू लिपस्टिक को हाथ लगाती है। नैना के हाथ लगाते ही पहली जादू लिपस्टिक गायब हो जाती है और वह दूसरी जादू लिपस्टिक लेकर सभी परियों के पास आ जाती है और वह सभी परियां एक एक करके वह जादू लिपस्टिक लगाती हैं तो वह दोबारा से परियां बन जाती हैं। तभी एक परी नैना से कहती है, अरे वाह नैना, आज तक जो किसी ने नहीं किया वह तुमने कर दिखाया। तुम्हें कैसे पता चला कि जादुई असली लिपस्टिक कौन सी है? परी जी, मेरी माँ हमेशा समझाती थी, अगर आपको कोई किसी चीज का लालच दे रहा है इसका मतलब वह झूठा है, मतलबी है, वह आपको लालच देकर फंसा रहा है। बस जैसे ही पहले जादू लिपस्टिक ने मुझे सुंदरता का लालच दिया तभी मैं समझ गई कि असली जादू लिपस्टिक कौन सी है। सच में नैना, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, इसमें कोई छल कपट नहीं है। तुम बिल्कुल भी लालची नहीं हो, तभी तो तुमने बादलों के दो जादू लिपस्टिक के बीच में सही चयन किया। अगर तुम सुंदरता के लालच में आ जाती तो तुम असली लिपस्टिक कभी भी नहीं लेकर आ पाती। हमें अपनी जादुई शक्ति से पता चला है कि तुम्हारे रंग रूप की वजह से तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार होता है, लेकिन अब नहीं। आज से यह जादू लिपस्टिक तुम्हारी है। हमें जो चाहिए था वह हमें मिल गया। और हाँ, यह जादू लिपस्टिक कभी भी लालची या बुरे लोगों के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बादलों की जादू लिपस्टिक हमेशा अच्छे लोगों के ही काम आती है, लालची या बुरे लोगों के नहीं। ठीक है बेटा? परी की बातें सुनकर नैना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सभी परियां बादलों की जादू लिपस्टिक नैना को देकर परी लोग चली जाती हैं। परियों के जाने के बाद नैना वह जादू लिपस्टिक जैसे ही लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल परियों की तरह। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर नैना बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे वाह, मैं इस जादू लिपस्टिक की वजह से कितनी ज्यादा सुंदर हो गई। अब मुझे मेरे ससुराल में सम्मान मिलेगा, सब मुझसे प्यार से बातें करेंगे, मेरे पति भी मुझसे नाराज नहीं रहेंगे। मुझे तुरंत घर जाना चाहिए। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। नैना खुशी खुशी घर चली जाती है। नैना को देखते ही संजना, कमला, नैना का पति सुरेश चौंक जाते हैं कि इतनी ज्यादा सुंदर लड़की कौन है और इनके घर में क्या करने आई। तभी संजना नैना से कहती है, अरे तुम कौन हो? मम्मी, यह लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपनों में परियों को देखती थी, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल परियों की तरह सुंदर। तुम कौन हो? किससे मिलने आई हो? तुम्हें किससे मिलना है? संजना दीदी, मैं कोई परी नहीं हूँ, बल्कि मैं आपकी भाभी नैना हूँ। नैना? नैना तो इतनी काली कलूटी बदसूरत थी, अचानक इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? मम्मी जी, मुझे परियों ने जादुई लिपस्टिक दी जिसे लगाते ही मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। अब तो आप मुझे काली कलूटी बदसूरत नहीं कहेंगी, मुझसे प्यार से बात करेंगी। मम्मी, रात बहुत ज्यादा हो गई, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह जल्दी उठकर आप सभी के लिए नाश्ता भी तो बनाना है। ऐसा कहकर नैना सोने के लिए चली जाती है और बादलों की जादू लिपस्टिक छुपाकर कहीं रख देती है ताकि फ्यूचर में कभी किसी को जादू लिपस्टिक की जरूरत पड़े, लेकिन उससे पहले वह किसी भी लालची इंसान के हाथ न लगे, इसलिए वह बहुत अच्छी तरह से उसे छुपाकर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ नैना को इतना ज्यादा सुंदर देखकर संजना की रातों की नींद उड़ जाती है और वह एक दिन सोचती है, जब इतनी काली कलूटी बदसूरत दिखने वाली लड़की इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, बिल्कुल परियों की तरह, मैं तो पहले ही कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। अगर जादू लिपस्टिक मैंने लगा ली तो मैं न जाने कितनी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझे वह जादुई लिपस्टिक चुराकर लगा लेनी चाहिए। हाँ, यह ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर संजना जादू लिपस्टिक ढूंढने के लिए नैना के रूम में चली जाती है, लेकिन संजना को इतनी आसानी से बादलों की जादू लिपस्टिक नहीं मिलती। बहुत मुश्किलों के बाद संजना को वह जादू लिपस्टिक मिल जाती है और वह खुशी खुशी अपने रूम में लेकर आ जाती है। लेकिन जैसे ही संजना बादलों की जादू लिपस्टिक लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा मिल जाती है। अगले दिन कमला अपनी बेटी को इतने ज्यादा बदसूरत देखती है तो उसे भी बहुत ज्यादा दुख होता है।